नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईएएस अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जिन्होंने जीवन में सब्जी भी बेची है, गायों को भी चराया है, खेतों में भी काम किया है, ट्यूशन भी वो पढ़ाते थे। घर वालों को कोई बुलाता नहीं था पूरे गांव में। पिता अगर कहीं पहुंच जाते थे तो गांव वालों को लगता था कहीं कर्ज मांगने तो नहीं आ गया है। उस परिस्थिति से, उस संघर्ष से आगे बढ़ते हुए पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, उसके बाद यूपीएससी फाइट किया और दूसरे अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर किया। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2015 बैच के आईएएस अधिकारी विजय दयाराम के साहब का। नमस्कार सर। बहुत नमस्कार। बहुत कठिन सा नाम है सर, वहीं चलता हूं। सबसे पहले दोड्डाबल्लापुर मेरा जन्मी गांव है, वहीं से पैदा हुआ हूं और उसके पश्चात यहां तक पहुंचा हूं। तो जहां पे जन्मा हूं उसको ध्यान रखना, उसका बार बार जिक्र करना मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जैसे आपने बहुत उम्दा शब्दों में मेरा परिचय कराया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। पापा मेरे किसान हैं, मम्मी एक सामान्य गृहिणी है। इसके अलावा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन, ये मेरा परिवार है। उसके पश्चात सर्विस में आने के पश्चात शादी हुई, अभी एक छोटा बच्चा भी है। सर, मैंने सुना है कि 1.5 एकड़ के आसपास जमीन है सर। उस जमीन में किसान जो होता है उसको पता है उस 1.5 एकड़ की कीमत, क्योंकि धान भी उसी में उगाना है, सब्जियां भी उगाना है, हर मौसम में फसल लेनी है, 3 बच्चों को भी पालना है। बचपन थोड़ा सा याद आता हो आज भी तो बताएं। बहुत बहुत ऐसा शायद ही एक दिन जाता होगा जहाँ पे मैं अपने बचपन को याद नहीं करता हूँ। पहले दिन से हमेशा से यही बात रही है कि बचपन को और बचपन से जिस तरीके से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। कठिन जिंदगी रहा है और कठिन जिंदगी को यहाँ तक पहुँचने में एक दृढ़ निश्चय और पापा का हमेशा एक सोच कि मैं अपने बच्चों को शायद ना दे पाऊँ कुछ भी, बट शिक्षा ज़रूर दूंगा। और मम्मी का ये सोच कि एक रास्ते पे अनुशंसा के साथ कैसे चलते जाए ताकि मंजिल हम लोग पा सकें। इन्हीं दो चीज़ों के साथ और बचपन गुजरा है। बचपन से युवावस्था के बाद आज के दिन में हम गृहावस्था में पहुँचे हैं, तो इन्हीं के बदौलत पहुँचे हैं। 12 किलोमीटर रोज साइकिल चलाकर स्कूल जाना, फिर 12 किलोमीटर वापस आना, फिर खेतों में काम करना, सब्जियां बेचने भी जाना। बचपन नहीं रहा सर, क्योंकि बचपन भी केवल संघर्ष के सहारे ही बचपन में पढ़ाई भी आपने की। वो जो स्कूल है, जो नाम आपने बताया था मुझे, MABL, उसकी कुछ यादें अगर शेयर यादें बहुत ऐसे यादें हैं जिसके सहारे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कॉलेज स्कूल तक तो था। स्कूल का एक बहुत बड़ा मेरे लिए सीख है कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट होता है। पापा जूझते रहे खेतों में, मम्मी घरेलू कामों में जूझती रही। इसके पश्चात कभी इन्होंने ये कम नहीं किया कि बच्चों के पढ़ाई कभी कमी नहीं होनी है। स्कूल में पढ़ाते रहे। 90 दिन में एक बार फीस पटाना होता है, क्वार्टरली फीस होती है। 91 दिन पहला नाम मेरा होता था क्योंकि फीस नहीं पटाया है। और स्कूल के असेंबली के बाद बाहर खड़ा करते थे, जाओ मम्मी पापा को बुला के लाओ, फीस पटाना है। ये हर 3 महीने का एक रूटीन था हमारे लिए। उसके पश्चात बचपन गुजरा। 7th स्टैंडर्ड में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता था कर्नाटका में। जिले में टॉप किया, भगवान की कृपा रही और मेहनत रंग लाई और मम्मी पापा का सदैव आशीर्वाद बना रहा। तो बोर्ड टॉप किया तो 8th स्टैंडर्ड में एक हॉस्टल में जाने का, क्योंकि चाहत यही थी कि अपने आप को थोड़ा सा एजुकेशन में बेहतरीन बना सकूं और मंजिल को पाने में आसान हो जाओ। 8th स्टैंडर्ड में मैंने हॉस्टल में अपना जो परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग कर सके। कर्ज लेके पापा ने 16,000 रुपये कर्ज, मुझे अभी भी याद है, 16,000 रुपये कर्ज लेके मम्मी पापा ने मुझे स्कूल में हॉस्टल में ज्वाइन करवाया। 8th स्टैंडर्ड में फिर से मैंने टॉप किया स्कूल में। 9th स्टैंडर्ड में फिर से जाना था। स्कूल का फीस बना 18,000 रुपये। इतनी शक्ति तो थी नहीं कि मुझे आगे पढ़ा पाए वहाँ पे। तो वापस मैं अपने गांव आया और फिर से उसी स्कूल में ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के पश्चात 10th पास किया। 10th में डिस्ट्रिक्ट में दूसरा टॉपर रहा। 11th या यहाँ पे हमारे यहाँ पे फर्स्ट PUC बोलते हैं, वहाँ पे ज्वाइन करने के पश्चात साइंस लिया मैंने। साइंस लिया और 12th चला। 12th में फिर से मैंने टॉप किया। तो इंजीनियरिंग की सफ़र। इसके बीच में जैसे आपने शुरू में मेरा इंट्रोड्यूस कराया कि खेती किसानी के फैमिली से आता हूँ। पापा के साथ मम्मी के साथ खेती किसानी में हमेशा मैंने हाथ बटोरा है अपने पढ़ाई के साथ साथ में।
इसके अलावा जो है जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती गई, चीज़ें जो है थोड़ा सा बदलता गया, स्तर बदलता गया, और बचपन संघर्ष और अपने अस्तित्व को बचाने में और सुदृढ़ करने में ही निकला है। माँ ने अगरबत्तियां भी बनाई हैं घर में सर, दूध के उत्पाद भी बेचे हैं। पिता तो शुरू से संघर्ष करते थे। मैंने सुना है कि गांव में कोई बुलाता नहीं था। आईएएस का जब रिजल्ट आया सर, वो जो 1 मिनट थे, वो जिंदगी का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जीवन का। वो याद आता है आज भी। याद, वो कठिन पल है, मैं उसको याद भेजे के किसी कोने में छोड़ दिया उसको, कि उसके पहले की जीवन को, बट भूला नहीं हूँ, क्योंकि वो काफ़ी कठिन पल ऐसे थे जहाँ पे वो आपको अपने ऊपर गर्व भी महसूस कराता है, साथ ही साथ में आपको एहसास कराता है कि आप कहाँ से उठ के आए हो। बेंगलुरु जब पहली बार अकेले पहुंचे थे सर, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए पहला साल रहा आपका, दोस्तों को देखकर जलन भी होती होगी, इसके पास ये, मेरे पास ये नहीं। उस ईर्ष्या, उस जलन ने ही जिद पैदा करी जीवन में कुछ आगे बढ़ने की। मुझे अभी भी याद है, जब मैं इंजीनियरिंग का सीट लिया, गवर्नमेंट सीट लिया, मेरे पास 3 सेट कपड़े थे। मैं वही कपड़े को हफ्ते में 2-2 बार पहनता था। एक मन में जलन से ज़्यादा मैंने गलती क्या किया है, इन लोगों के पास इतना सारी चीज़ें हैं, मेरे से कोसों दूर में ऑलरेडी वो लोग पहुंच गए हैं, उनको एक हेड स्टार्ट मिल गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। भाग्य को भी बहुत बार कोसा है मैंने, बट कभी हिम्मत नहीं हारा। और मम्मी पापा का जो एक दृढ़ निश्चय है, वही शायद मेरे में भी आया, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद मिलता गया। जलन होती रही, बट उसको मैंने पॉजिटिव में लेने की कोशिश की, ताकि जैसे ज़िंदगी बढ़ती जाएगी, कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। साथ ही साथ में ऐसे भी दोस्त मिलते गए इंजीनियरिंग के दौरान में, जिनसे सीखने को बहुत मिला, और मैं जिस परिस्थिति से उठ के वहाँ तक पहुँचा था, बहुत अच्छे से वो लोग समझे भी, और मेरा एक तरफदारी करते रहे कि नहीं, ये इस तरीके का सिचुएशन से, बैकग्राउंड से निकल के आया है, इसको उसी तर्ज पर ले जाने की कोशिश उन लोगों ने किया। आज भी मेरे दोस्त जब मिलते हैं, उसी आत्मीयता के साथ मिलते हैं जैसे मैं पहली बार उनसे मिला था। हिंदी भी एक बड़ा चैलेंज था सर, क्योंकि जिस परिवेश से आया, जहाँ से आया, हिंदी सीखना, हिंदी बोलना, हिंदी समझना। मेरा इन्फोसिस नौकरी के दौरान जो है, मैं गुड़गांव में रहा, लगभग 10-11 महीना रहा वहाँ पे। उस समय जो है नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में जब भी काम करते हैं तो हाय हेलो के अलावा बाकी पूरा मीटिंग जो है हिंदी में हो जाता है। अब हिंदी में समझ सकता था, हिंदी में टूटी फूटी हिंदी जितना हो सकता उतना बोल सकता था, बट मेरा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन पूरा इंग्लिश में ही रहता था। एक समय के बाद आप किसी व्यक्ति के साथ अगर एक जुड़ाव बनाना चाहते हैं तो उनकी खुद की भाषा में आपको बोलना ही है, ये व्यावहारिक भी है। तो आप वहाँ गए हो, तो वहाँ पे मैंने अपने हिंदी के ऊपर काम करना शुरू किया, और एक्सेंट फ्री होने का काफ़ी मौके मिले, और अलग अलग तरह के लोगों से, यूपी के भी हिंदी मैंने समझने की कोशिश की, बहुत सारे बिहार के लोग भी थे, वहाँ से भी समझने की कोशिश। हरियाणा की अलग खड़ी बोली होती है, राजस्थान की अलग खड़ी बोली होती है, तो अलग, दिल्ली की अपनी खुद की अलग हिंदी है। तो ऐसे अलग अलग हिंदियों को देखते देखते, सीखते सीखते अपना एक्सेंट न्यूट्रल कर लिया। वो अपने आप में एक छोटा सा जर्नी है, हिंदी सीखना और जितना हो सकता है आपके एक्सेंट को न्यूट्रलाइज करना, वो अपने आप में एक जर्नी है। काफ़ी अच्छे याद है, क्योंकि मजाक भी उड़ाया गया था, और वही लोग तारीफ भी की है फाइनली कि नहीं यार, 10-11 महीने में आपकी हिंदी अच्छी हो गई है, तो हम समझते हैं कि बहुत मेहनत किया आपने करके। वो भी अलग छोटा सा जर्नी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बने सर, मतलब बहुत साफ था कि ग्रेजुएशन जब हुआ तो पीजी भी उसी में करना चाह रहे होंगे, लेकिन मैंने सुना कि टीवी के एक इंटरव्यू ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो वाकया याद आता है? बिल्कुल। सिविल सर्विसेज कभी मेरे रेडार में कभी नहीं रहा, क्योंकि दूर दूर तक सिविल सर्वेंट्स को लेके या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज को लेके कहीं कोई बात थी नहीं, तो नेचुरली उस तरफ इंक्लिनेशन भी नहीं था। तो इंजीनियरिंग के बाद 2-2.5 साल इन्फोसिस में कंप्लीट करने के पश्चात सोच ये था कि आगे एमएस के लिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच में बातचीत भी होती रही कि 1-2 बार मैंने पापा से भी इस संबंध में बात किया, तो बात यही आई कि अगर
हमारे पास तो 1-1.5 एकड़ का ही ज़मीन है। अगर उसको बेचेंगे या फिर गिरवी भी रखेंगे, एजुकेशन लोन भी लेंगे, उतना पैसा हम लोग नहीं जुटा पाएंगे जो 2 साल आपको बाहर ले जाके पढ़ा सके। दूसरा तो ये भी है कि मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन भी है, उनका भी देखना है, क्योंकि वैसे तो ऑलरेडी मैं काफ़ी हद तक तो सेटल हो गया था, फाइनेंशियल भी सेटल हो गया था, तो एक बड़ा रिस्क भी था। तो बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि यूपीएससी 2013 बैच का रिजल्ट्स आए हुए थे, टीवी में इंटरव्यू चल रहा था, कोई टॉपर का इंटरव्यू चल रहा था, और बहुत सारे लोगों का कर्नाटका के जो उस समय जो एग्ज़ाम पास किए थे उन लोगों का भी इंटरव्यूज़ चल रही थी। उनके घर में बहुत सारे लोग गए हुए थे, बता रहे थे ऐसा वैसा, वो अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। तो उस समय जो है अचानक से पापा बोले कि तुम यहाँ एमएस वेमएस सब छोड़ो, आईएएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ। मैं तो पहले तो बहुत हंसा, आप कुछ भी बोल दे रहे हो, आईएएस थोड़ी होता है, जैसे जहाँ से हम आ रहे हैं वैसे भी तो उस समय तो आईएएस का आई तक नहीं पता था मेरे को एग्जैक्टली करते क्या है, होता क्या है। तो बाद में जब समझना शुरू किया, एक्चुअली में वो डिसीजन था, वो कोई सपना नहीं था मेरे लिए यूपीएससी का एग्जाम्स देना या फिर आईएएस बनना मेरे लिए डिसीजन था, निर्णय था। जीवन का एक सबसे बड़ा निर्णय जो होता है, जो एक मोड़ जो होता है, वहाँ पे निर्णय लेना था कि इसी में आईटी में ही कंटिन्यू करे या छोड़ छाड़ के आईएमएस में जाए, या सब चीज़ दांव पे लगा के इतना फाइनेंशियली काफ़ी हद तक हम लोग सिक्योर होते गए थे, सब चीज़ छोड़ छाड़ के फिर से पढ़ाई में घुसना, ये काफ़ी बड़ा निर्णय था। तो मम्मी का और पापा का जो है एक सपोर्ट जो रहा है, उस निर्णय इंटरव्यू देखने के बाद उन्होंने जो फाइनलाइज किया कि यूपीएससी करना है और आईएएस बनना है, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई यूपीएससी की। तैयारी के लिए माँ ने अपने गहने तक गिरवी रखी। पहला अटेम्प्ट मेरा इंटरव्यू तक पहुंचा था तो आगे नहीं बढ़ पाया, तो उस समय आईबीएम में काम भी करना शुरू किया, क्योंकि फाइनेंशियली आप जितना भी सेविंग्स कर रखोगे, ये बोली जाती है ना कि बैठ के खाने वालों को संपत्ति जो है काफ़ी बड़ी नहीं होती, कभी बड़ी नहीं होती, तो स्थिति ऐसा होता है। तो सेकेंड अटेम्प्ट जब देना शुरू किया, देने का इच्छा बनाया, तो मम्मी ने फाइनेंशियली थोड़ा बहुत और कमज़ोर होना शुरू हो गया था, तो मम्मी ने बोला कि इस बार अगर तुमको लगता है कि दिल्ली जाने से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, तो उन्होंने एक सेकंड के भी नहीं सोचा कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो तत्काल बैंक गए और अपना गहने जो थी, 2 चूड़ियाँ थी उनके पास और एक गोल्ड चेन था, उन्होंने रखा, बैंक में रखा, उससे उन्होंने गिरवी रख के उन्होंने पैसा जो लिया, उस पैसे को बैंक अकाउंट में डाल के, वही बैंक से अकाउंट में डाल के दिल्ली के लिए टिकट करवाई। मैडम से मुलाकात कहाँ हुई सर, शादी जिनसे हुई है? शादी मैडम सुप्रीता नाम है, बेसिकली पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनसे पहली मुलाकात बल्कि मेरे बुआ की लड़की ही है, बट चूँकि हमेशा से जैसे सामाजिक स्थिति मैंने आपको बताया ही है, तो बहुत दूर ही रहे हैं सभी चीज़ों से, और मेजर लोग ही, बड़े लोग ही मिल नहीं पा रहे, तो बच्चों का मिलना तो दूर दूर की बात है। तो उनसे मेरी पहली मुलाकात उनकी बड़ी दीदी की शादी में हुई थी। पहली मुलाकात है ना, जस्ट ग्लैंस हुआ था बस, बाकी ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई थी, हाय हेलो हुई थी बस। उसके पश्चात जब सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर रही थी, पहली मुलाकात हमारी, मैं जिस दिन उनको देखने गया था कि एक दूसरे से मिलवाने जब मम्मी पापा लेके गए थे, उनके मम्मी पापा लेके आए थे, उसी समय एक्चुअल मुलाकात तो उसी समय हुआ था उनसे। उस सीसीडी में 4 से 5 कॉफ़ी के बीच 4 से 5 घंटे गुजारने के बाद उसी समय फाइनली एक दूसरे को पसंद करके बातें भी बहुत सारी हुई मैंने सुना, और फाइनल हो गया कि शादी इन्हीं से करना है। बेसिकली हमारा जो बातचीत जब होता है, सामने आदमी को आप पहचानने की कोशिश करते हैं, खास करके आप जिसको जीवन संगाती के रूप में देखना चाहते हैं, उनसे थोड़ा बहुत आप खुल के ही बात करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने अर्धांगी को मैं समझता गया, मैं समझा कि ये भी उसी रास्ते से चल के आई है जैसे मैं चल के आया हूँ। अगर इनका साथ रहेगा, मैं मानता हूँ कि मैं कभी अपना रास्ता भटकता नहीं घूमूंगा, और शायद उनको भी वही महसूस हुआ होगा कि मुझे अपने जीवन साथी के रूप में उन्होंने चुना और मैंने उनको चुना। और 4 घंटे की जो सीसीडी की जो बातें हैं, बहुत सारे प्राइवेट और पर्सनल बातें हुई, बट वो 4 घंटे मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी के आगे के जितने भी दिन आने वाले हैं, घंटे आने वाले हैं, उसने डिसाइड किया। जिस दिन रिजल्ट आया सर फाइनल इंटरव्यू का, पिता और माता जी का पहला एक्सप्रेशन क्या रहा? दोनों तो लगभग 15-20 मिनट तो ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि मैं खुद भी पहले 2-3 मिनट तो खुद भी कुछ एहसास नहीं होता है कि क्या हुआ है।
उसके बाद जब मैंने उनको बताने के पश्चात पहले तो 10-15 मिनट तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, बट बहुत सारी चीज़ें कह गई कि एक सेकंड ऐसा भी आया कि पापा आंखों में पूरा पानी भर गया था। भरने के पश्चात बोले कि आज मैं समाज में कुछ कर पाया हूँ। तो वो काफ़ी आज भी वो पल ये मुझे याद आता है तो काफ़ी दुख भी होता है और उतना ही संतोष भी होता है कि यहाँ तक जब कभी भी बातें आती है तो पापा से अपना पहचान बेटे खोजते हैं। बट मेरे केस में ऐसा हो गया कि मेरे से और मेरे किए गए करतूतों से उनका पहचान बना। तो एक तरीके से मैं मानता हूँ कि उनके कोख में पैदा होने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और उनका नाम रोशन करने में मैंने सफल हुआ। मम्मी जो है दोपहर 3:20 और दोपहर 3:21, वो विजय दयाराम के साहब जिनको गांव वाले बुलाते नहीं थे, बात नहीं करता था कोई सीधे मुंह से। मैंने सुना कि गांव में पोस्टर लगाए गए कि कलेक्टर बन गए हैं, गांव में सम्मान किया गया, सब कुछ एक सपना जैसा लगता था अचानक। वो तो आज भी मुझे सपना लगता है, क्योंकि कभी सोचे नहीं थे ये सब चीज़ होगा करके, क्योंकि हम इतने वो थे कि सोच के साथ में चल रहा था कि इसके साथ मुझे जो भी मिलेगा दैट इज़ ऑल सेकेंडरी। प्राइमरी एक ही चीज़ दिमाग में चलती थी कि इनको मुझे क्या करना है, इनके लिए मुझे क्या करके रहना है। तो वो चीज़ जो है बाद में जो भी मिलती गई वो सेकेंडरी मिलती गई, टर्शरी मिलती रही। मैं उसके पर दिमाग कभी नहीं दिया। मम्मी पापा को खुश करना है, उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा एक त्याग किया है, इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने मेरे प्रति लिया है और इतना कष्ट के साथ हम लोगों को पढ़ा के यहाँ तक पहुँचाया है। खास करके मम्मी को हम लोग कन्नड़ा में मम्मी नहीं बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं। अम्मा जो है किस तरीके से अपना पूरा एक तरीके से घिस गए हैं ज़िंदगी से कि हमारे लिए मेहनत करते 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 उनकी खुद की आशाएं बहुत सारे मर गए, बहुत सारी उनके जो सपने थे वो मर गए। तो आज के दिन में वो 1 मिनट जो है ऐसा लग रहा था कि उनकी खुद सभी आशाएं है, सभी सपने जो है वापस आ गए और उनके आशा और सपनों के साथ मेरे पंख बढ़ता गया। यूपीएससी जो लोग तैयारी करते हैं सर, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, कैसी तैयारी उनको करना चाहिए? यूपीएससी की तैयारी करने वालों को सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे बाकी पढ़ाइयों में एक स्तर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10th पास कर रहे होते हैं, आपको पता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पास करना है या टॉप करना है, आपका एक निश्चय है वहाँ पे, एंड उसी तर्ज पर आप सफलता पाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है साल भर का पढ़ाई है। यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में लंबे रेस के घोड़े भागते हैं, उसमें 2 साल भी लग जाता है किसी का, जैसे मेरे केस में 2 साल लगा, किसी को 5 साल लग जाता है, किसी का 8 साल 7 साल भी हो जाता है। बहुत सारे लोग पहले ही साल में अपना आत्मविश्वास खोने के बाद वापस भी चल देते हैं। तो इसमें लंबे रेस के घोड़े के लिए जगह है, पहली बात। दूसरी बात, अपने ऊपर कितना आप आत्मविश्वास बना के रखते हैं, आपका जो इर्द गिर्द में जो सपोर्टिंग फैक्टर्स आपके पास कितने हैं, साथ ही साथ में आपके अंदर में उस चीज़ को पाने की चाहत कितनी मजबूत है, ये होनी चाहिए। और जितना आपका आत्मविश्वास बनेगा, जितना आपका दृढ़ निश्चय बनता जाएगा, उतना आप सफल होते जाएंगे। बस्तर जैसा जिला सर, और इलेक्शन कराने का मौका बस्तर में, लोकसभा चुनाव, पूरे देश की निगाहें बस्तर पे रहती है। बस्तर के फिलहाल आप कलेक्टर भी हैं अभी सर, बस्तर के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि हल्बी में मैंने सुना एक गाना भी आपने गाया था यहाँ के लोगों के लिए। बस्तर में जब मेरी एज कलेक्टर पोस्टिंग हुई, क्योंकि इसके पहले मैं बाकी चारों संभाग में काम किया था, बस्तर संभाग में कभी रहा नहीं, तो बस्तर के बारे में हमेशा सुनता जरूर था कि ऐसा है वैसा है, ऐसी कर सकते हैं वैसी कर सकते हैं, बट कभी मौका नहीं मिला था। तो जब पोस्टिंग हुई तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना कि बस्तर जो हमेशा एक चाहत थी, बस्तर के किसी भी जिले में मिल जाए, एंड आइसिंग ऑन द केक टाइप का मुझे बस्तर जिला ही मिल गया, जिसका मैं हमेशा सोचता था कि एक पोस्टिंग किसी भी तरीके से ही बस्तर में होना चाहिए। तो मिला तो मेरे खुशी के कोई पारा नहीं रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फीलिंग के साथ आया। आने के साथ ही जिम्मेदारियां भी बहुत थी, क्योंकि बस्तर जैसे आपने बताया कि सिर्फ देश की नहीं दुनिया की नज़र हमेशा बस्तर की रहती है। सोच यही था कि उस सोच को कैसे बदलें, कि बस्तर को जब बात करते हैं तो एक भय,
एक या तो कंप्लीटली पॉजिटिव चला जाता है या तो कंप्लीटली नेगेटिव चला जाता है। तो पॉजिटिव जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको और ऐड करें। नेगेटिव जा रहा है तो उसको सोच कैसे बदलें। तो इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा, इतने सारे वीआईपी दौरे होते गए, नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन कराने का सौभाग्य मिला मुझे। प्रधानमंत्री जी के जाने के पश्चात में इलेक्शंस, हमारे छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस घोषित हो गए और बस्तर का पहला चरण में मतदान होना था। चुनाव का इससे पहले मैं मरवाही में आरओ के रूप में काम किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान कुरूद में आरओ के रूप में काम किया था, धमतरी में। तो बस्तर जैसे चुनाव अपने आप में कठिन काम है, चुनौतीपूर्ण काम है, उस बीच में आप बस्तर में आप डीओ के रूप में काम करोगे, इलेक्शंस कराओगे, अपने आप में एक और बड़ा चैलेंजिंग है। तो क्योंकि पूरे बस्तर संभाग का एक बड़ा गेटवे के रूप में काम करेगा, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको जगह जगह पे भेजना है, चुनाव की पूरी निगाहें यहाँ पे है। तो मैं मानता हूँ कि जो बिल्ड मैंने किया था महज 4-5 महीने में, चुनाव के जिस पहले पोस्टिंग हुई थी, उनका जो टीम का जो साथ मिला और यहाँ के आम प्रशासन का जो साथ मिला, और अपना एक जो मैं विश्वास करता हूँ, कोई भी चीज़ अगर आपका प्लानिंग अच्छी है तो इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ होती भी जाएगी, तो उसके लिए आपके पास प्लान बी प्लान सी छोटा छोटा उसमें रेडी होता जाता है। तो प्लानिंग अच्छा करोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप होती जाएगी। चुनाव बहुत ऐसी चीज़ है खास करके बस्तर के लिए, जहाँ पे लोकतंत्र को और प्रजातंत्र को मजबूत करना है। तो उस सोच के साथ चुनाव करवाने का मौका मिला। सबसे बड़ा मैं विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट अगर पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि इंसिडेंट फ्री इलेक्शंस, एक भी वायलेंस का इंसिडेंट नहीं मिला पूरे बस्तर जिले में। मेरे पास 3 पूर्ण और 1 आंशिक विधानसभा। इसके अलावा जो है, हमने ऐसे जगहों पे पहली बार मतदान करवाने में सफल रहे जहां पे लोग आम लाइफ से बहुत कोसों दूर तक कट गए थे। जैसे चांदा मेटा हो गया, कभी एक कोलिंग हो गया, कभी एक नक्सलों का गढ़ माना जाता था बस्तर जिले का, या फिर उसका ट्रेनिंग ग्राउंड्स के रूप में, इसको रिक्रूटमेंट ग्राउंड के रूप में देखा जाता था। कलेपाल हो गया, कोलेंग आपका बोदली हो गया, हर्रा कोडेर हो गया, एयरपुन हो गया। ये सब ऐसी जगह है जहां पे अधिकारियों के जाने से कुछ हो जाता है वाली भावना के साथ चलती थी। वहां पे हम लोगों ने मतदान किया, मतदान करवाया। तो मैं समझता हूं कि हमने लोकतंत्र को बस्तर में फाइनली एक गांव में पहुंचाने में सफल रहे। ये मैं अपना मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और इस जिले के लिए भी। आखिरी छोर तक, आखिरी गांव तक, आखिरी आदमी तक चुनाव पहुंचा है। संघर्ष और नौकरी की तो बहुत सारी बात हो गई सर, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, और अब तो मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, क्योंकि समय ही का पता ही नहीं चला आपसे बात करते करते। एक मैं चाहूँगा सर, एक गीत मैडम को डेडिकेट करते हुए, कुछ ऐसा गीत जो आप बहुत पसंद खुद करते हो। मैंने सुना कि गाने के तो खैर शुरू से शौकीन रहे, माँ से सीखा है आपने, तो कोई गाना हमारे दर्शकों के लिए। क्योंकि बस्तर में हम बैठे हैं तो बस्तर में मेरा खुद का एक गाना है, तो उसी को गाना चाहूँगा। ये सभी मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, और ख़ास करके एक जीवन का अभिन्न अंग के रूप में बस्तर आज के दिन में मेरे जहन में बसा है, तो उनके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, जिनके बदौलत आज हम इस कर पा रहे हैं। एक हरिक गरीक गवाह हो जो मैंने गाया भी था, उसी को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हरिक हरिक गवाह हो, हरिक हरिक रवा हो, आमी आओ बस्तरिया, आमी आओ बस्तरिया हो दादा मन, आमी आओ बस्तरिया, आमी आओ बस्तरिया हो दीदी मन, आमी आओ बस्तरिया। हे हरिक हरिक रवा हो, हरिक हरिक गावा हो, आमी आओ बस्तरिया। थैंक यू। एक वो गाना भी मैंने बहुत सुना है आपके मुंह से, तू ही रे, अगर सुनाना चाहें उसकी भी 2 लाइन। ये मैं अपने जीवन साथी को डेडिकेट करना चाहूँगा। तो मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बस्तर कलेक्टर साहब को आप सुन रहे थे, विजय दयाराम के साहब को बहुत साफ तौर पर कहना है, देखिए आपको कुछ करने की चाहत जीवन में होनी चाहिए, और दृढ़ निश्चय अगर आपके साथ है तो जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
तो अवसरनामा में इतना ही, अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।